Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the second story of the chapter, that is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. तो जैसे कि हमने इसकी पहली स्टोरी में साहिब आलम, ठीक है, साहिब की स्टोरी देखी थी. अब हम एक बच्चे की स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है मुकेश. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. I want to drive a car. So this is the starting of the story, right? Mukesh insists on being his own master. I'll be a motor mechanic, he announces. तो वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. कौन कहता है? मुकेश कहता है. ठीक है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. तो वो कहती है कि ऑथर पूछती है कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स. तो वो कहता है कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज, ऑथर की आईज में देखता हुआ वो ये बोलता है. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. तो होता क्या है? मिराज का मतलब होता है माइरेज, सॉरी. इसका क्या मतलब होता है? इन द मिडल ऑफ. ठीक है, एक सेकेंड उल्टा बोल दिया. एमिट्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ. ठीक है, और मिराज का मतलब होता है सीम्स दैट इफ इट विल बी ट्रू इन फ्यूचर बट एक्चुअली इट विल नॉट सो. मतलब मिराज का मतलब एक तरह से आप इमेजिनेशन बोल सकते हो. एक ऐसी इमेजिनेशन जो कि इट सीम्स दैट इट विल बी ट्रू इन फ्यूचर बट एक्चुअली इट विल नॉट. मतलब मिराज का मतलब होता है कि आप एक ऐसा चीज़ को सोच रहे हो जो आपको लगता है कि फ्यूचर में ट्रू हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा. ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑथर ने कि जो उसकी ड्रीम है, जो मुकेश की ड्रीम है, वो एक मिराज की तरह है. मिराज की तरह मतलब ये सपना उसे लगता है पूरा हो जाएगा, पर जैसी उसके हालात है अभी प्रेजेंट में, ऐसा सोचना कि फ्यूचर में ये सच में पूरा होगा, इट इज़ डिफिकल्ट. एमिट्स का मतलब है इन द मिडल ऑफ द डस्ट स्ट्रीट्स ऑफ दैट फिल हिज टाउन, फिरोजाबाद. तो साहिब आलम कहाँ रहता था? सीमापुरी में. और ये मुकेश कहाँ पे रहता है? फिरोज़ाबाद में. तो फिरोज़ाबाद जो है ये एक जगह है, एक टाउन है जहाँ पे मुकेश रहता है. वहाँ पे डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स है, मतलब स्ट्रीट्स जो है उनमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी भरी हुई है. ऐसी जगह पे मुकेश रहता है. फेमस फॉर इट्स बैंगल. अब जो फिरोज़ाबाद जगह है ये बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. और यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनका मानना ये है कि बैंगल, अगर हम बैंगल बना रहे हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स भी बैंगल ही बनाएं, वो कोई और काम ना करें. तो इस केस के अंदर मुकेश का ये सपना देखना कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, प्लस उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस किस तरीके की हैं, वो जिस जगह पे रह रहा है वहाँ के लोगों का क्या मानना है, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है नहीं करती इन फ्यूचर. तो इसलिए यहाँ पे मिराज वर्ड का यूज़ हुआ है. ठीक है, बिकॉज अभी फ्यूचर में ये पॉसिबल है, पर एक्चुअली में अगर हम देखें तो जितनी कंडीशंस उसके अराउंड है, मुकेश के अराउंड है, ये सपना उसका पूरा हो, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. फिरोज़ाबाद में हर एक फैमिली जो रह रही है वो बैंगल बनाने के काम, मतलब चूड़ियाँ बनाने के काम, कड़े बनाने के काम, कंगन बनाने के काम में इन्वॉल्व है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये एक सेंटर है इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? जैसे चूड़ियाँ होती हैं तो वो कांच की बनती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है फिरोज़ाबाद. स्टिल यहाँ पे इतनी कम फैसिलिटीज़ हैं. अब बैंगल्स जो हैं वो हर घर में होते हैं, कांच के बैंगल्स जो है वो हर घर में होते हैं. ठीक है, फिर चाहे कोई रेगुलर वेयर में रेगुलरली उसे यूज़ करे या ना करे, बट बैंगल्स हर किसी के घर में होते हैं.
स्टिल जो बैंगल्स बन रहे हैं, ये जहाँ से फिरोज़ाबाद जैसी जगह में बन रहे हैं, वहाँ पे उन्हें इतनी बुरी फैसिलिटीज़ में वो लोग रह रहे हैं, एंड स्टिल दे आर डूइंग दिस वर्क वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। अब होता क्या है कि जैसे ना ग्लास को आप एक मतलब कांच की चूड़ियाँ बन रही है, तो उससे क्या होता है ना, ग्लास को सर्कुलर शेप देनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की शेप देनी होती है। तो फर्नेसेस क्या होती है, फर्नेसेस होती है भट्टियाँ, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे जो है ऑथर बताती हैं कि जो फिरोज़ाबाद में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे जहाँ की जो फैमिलीज़ है, उनकी जनरेशन्स यही काम कर रही होती है, फर्नेसेस मतलब आग की भट्टियों के अराउंड ही काम कर रही होती है बैंगल बनाने का। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करते हैं, बैंगल बनाते हैं फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो पूरी ऐसा लगता है, क्योंकि फिरोज़ाबाद में ही मोस्टली बैंगल्स बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी इंडिया के अंदर बैंगल जहाँ भी जा रहे हैं वो यहीं से बनते जाते हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग ऑफ देम, और मुकेश की फैमिली भी बैंगल मेकिंग फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। इनके एंसेस्टर्स, इनकी जनरेशन्स भी बैंगल ही बनाती आ रही है कई सालों से। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। अब होता क्या है, वैसे ना यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, क्या कि मुकेश जो है, मुकेश की फैमिली जो है वो भी बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को ये नहीं पता कि आग की भट्टियों में, ग्लास फर्नेसेस में, ऐसी भट्टियों में जहाँ पे ग्लास का यूज़ करके उसको शेप देते हैं ग्लास को, हाई टेम्परेचर जैसी जगहें होती हैं। और डिंजी सेल्स, डिंजी सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो रूम्स होते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है, ऐसे रूम्स जहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट बहुत ही थोड़ी सी है, ज़्यादातर अंधेरा होता है। तो ऐसे काम में प्रिसिशन के साथ काम जो है वो करना पड़ता है, और ये काम बच्चों से करवाना इलीगल होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी बैड फॉर द आइज़। और फिर जब चिल्ड्रन इन चीज़ों में बचपन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो जब बड़े होते हैं तब तक ब्लाइंडनेस भी कॉज हो जाती है। इट इज़ सो बैड। और वहाँ के लोगों को ये बात पता भी नहीं है कि बच्चों से ग्लास फर्नेसेस में काम करवाना इज़ इलीगल, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ़ इनफोर्स। तो वहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर और लाइट नहीं होती है, मतलब हाई टेम्परेचर में वो लोग काम करते हैं, और एयर और लाइट जो है, डिंजी सेल्स क्या है, एक तरह से रूम्स है जहाँ पे एयर और लाइट नहीं है, तो उसको यहाँ पे डिंजी सेल से कंपेयर किया गया है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब होता क्या है कि अगर ये बात उन लोगों को पता चल जाए, तो कम से कम वहाँ पे जो 20,000 बच्चे हैं जो इन हॉट फर्नेसेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो अपने दिन के, जो उनकी डे लाइट आवर्स होते हैं, जहाँ पे उन्हें सनलाइट का एक्सपीरियंस करना चाहिए, उन्हें रोशनी में देखना चाहिए, वो अंधेरे में देख रहे हैं, फिर वो रात में भी अंधेरे में देख रहे हैं। और इसकी वजह से ऑफन ऑफन मतलब ज़्यादातर जो है, लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर लाइफ, उनकी आँखों की जो ब्राइटनेस है वो चली जाती है, ब्लाइंडनेस की कंडीशन कॉज हो जाती है, या किसी ना किसी को बहुत ही कम उम्र में कैटरैक्ट जैसी प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है। स्लॉग का मतलब क्या होता है, स्लॉग का मतलब होता है वर्किंग हार्ड। तो ये लोग जो है बहुत ही हार्ड वर्क अपना कर रहे होते हैं अपनी सुबह के आवर्स में, और इन्हें ये भी नहीं पता कि यही कारण है इनके जनरेशन्स में ब्लाइंडनेस कॉज होने का, और इनकी हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश जो है वो चाहता है कि ऑथर को वो अपने घर लेकर जाएं, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। और वो उसे ये बताने में ऑथर को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि उसका घर जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, दोबारा से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। अब यहाँ पे ऑथर जो है वो ये जो जगह है फिरोज़ाबाद, इसकी सारी कंडीशंस बता रही होती हैं कि जब वो जा रही थी कहाँ पे, मुकेश के इंसिस्ट करने पे मुकेश के घर जाती हैं, तो वो सारी फिरोज़ाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं उन जगहों को नोटिस करती है। स्टिंकिंग का मतलब होता है बैड स्मेल, तो ऐसी बैड स्मेल लेन्स, तो वो जब लेन से पास करती हैं, अलग अलग रोड पे जाती हैं और स्ट्रीट्स पे जाती हैं जहाँ से मुकेश का घर, मतलब जिस भी रास्ते से मुकेश उन्हें लेकर जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है फिरोज़ाबाद की उन लेन से। चोक्ड विद गार्बेज मतलब गार्बेज वहाँ पे पड़ा हुआ है। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग। होवल्स का मतलब होता है
आपका स्लम्स, ठीक है। तो ये स्लम एरिया है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे भी घर है जो एक तरह से स्लम्स एरिया में सिचुएटेड है। Crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. Primeval का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक। प्रिमेवल का मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक। तो पहले के ज़माने में जैसे बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइम में क्या होता था, जानवर और इंसान एक ही साथ रह रहे होते थे, ठीक है। मतलब एक ही घर में जो है जानवर भी रह रहे हैं, इंसान भी रह रहे हैं। तो ऐसे ही हुआ करता था कि एनिमल्स जो है और ह्यूमंस जो है वो एक छोटी सी जगह पे, ऐसी क्रम्बलिंग वॉल्स का मतलब दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब है, ऐसे घर में वो लोग रह रहे हैं। वोबली डोर्स, जो डोर्स है वो अनस्टेडी है। वोबली का मतलब क्या होता है? अनस्टेडी। तो वो ऐसे डोर्स के साथ, और उस घर में कोई विंडो भी नहीं है, प्लस बहुत सारे लोग एक ही छोटी सी जगह पे रह रहे हैं और साथ साथ एनिमल भी रह रहे हैं। तो इतनी क्राउडेड जगह होती वहाँ पे, इतनी क्राउडेड स्पेस में लोग घर बना के रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही एक घर के बाहर वो रुकता है। बैंग्स द वोबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। तो होता है क्या, फिर वो क्या करता है, एक वोबली मतलब अनस्टेडी एक आयरन का दरवाज़ा होता है, उसको वो अपने पैर से जो है धक्का देता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये जो है ये घर होता है मुकेश का। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। अब हाफ बिल्ट शैक क्यों बोला है? क्योंकि अभी ये जो घर है ये पूरा नहीं बना था, अभी थोड़ा सा ही बना हुआ था, थोड़ा और बन रहा था। तो ऐसे घर में ये लोग एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव। तो यहाँ पे जो है ऑथर बताती हैं कि जो घर था उसके एक पार्ट में डेड ग्रास मतलब कि जो मरी हुई घास थी, सूखी हुई घास थी, उससे फायरवुड स्टोव बना हुआ था, मतलब कि चूल्हा बना हुआ था। विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीफ, और वहाँ पे स्पिनच जो है वो बन रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और एक एल्यूमिनियम प्लेटर जैसा आप कह सकते हो, प्लेट जैसी होगी, उसके ऊपर ग्राउंड में जो है, मतलब ग्राउंड पे मतलब फर्श पे, ठीक है, काफ़ी सारी चॉप्ड हुई हुई वेजिटेबल रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो इवनिंग मील मतलब शाम के खाना जो है उसके लिए जो है एक फ्रेल यंग वुमेन थी जो खाना बना रही थी। फ्रेल का मतलब क्या होता है? थिन और वीक, ठीक है। तो एक यंग विमेन थी जो खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और उसकी आंखें जो है वो धुएं में भरी हुई थी, क्योंकि जब वो खाना बना रही थी तो चूल्हे पे खाना बन रहा है, तो उस चूल्हे से मतलब जैसे धुआं वगैरह निकलता है, और ज़्यादा विंडो वगैरह भी नहीं है जिससे कि सारा धुआं जो है घर के बाहर निकल सके। तो वो उस स्मोक उसकी आंखों में भरा हुआ था, लेकिन वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो मुकेश जो है उसका एक बड़ा भाई है, और उसकी वाइफ है जो कि वो यंग वुमेन है जो फ्रेल है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, और वो खाना बना रही होती है शाम के लिए। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। अब होता क्या है कि जैसे अब नाउ शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, तो शी इज़ द बहू ऑफ द हाउस, तो उसको वो रिस्पेक्ट मिलती है जो एक घर की बहू को मिलनी चाहिए। एंड प्लस जो मुकेश की मदर है वो नहीं है, ठीक है, सिर्फ मुकेश के फादर है, मुकेश का ब्रदर है जिनकी वाइफ है, एंड मुकेश है पूरे घर में। तो इसमें ये समझ में आता है दैट शी इज़ द ओनली फीमेल पर्सनैलिटी, इसलिए उसके पास इंचार्ज है हर चीज़ का। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 men। तो जो डॉटर इन लॉ है वो इंचार्ज है 3 आदमियों की। कौन? हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो उसका खुद का पति हो गया, मुकेश हो गया, और इन दोनों के फादर्स हो गए। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and brings her veil closer to her face। तो होता क्या है जब ओल्डर मैन, अब ये ओल्डर मैन कौन है? ये ओल्डर मैन है मुकेश के फादर, ठीक है। ओल्डर मैन कौन है? मुकेश फादर, ठीक है। तो जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो जो उनके घर की बहू है, जैसे यूजुअली क्या होता है, ये ट्रेडिशन होता है, कुछ के घर में होता है कुछ के घर में नहीं होता, कि जो ओल्डर मैन होते हैं हाउसेस के, जो घर की बहू जो है वो उनसे घूंघट करती है। वेल का मतलब होता है घूंघट, मतलब अपना मुंह ढक लेना, ठीक है। तो वो बताती हैं ऑथर कि कैसे जब मुकेश के फादर एंटर करते हैं तो वो जो है एक टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती हैं,
और वो ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, तो उन्होंने जो अपना दुपट्टा ओढ़ रखा होता है उसको वो अपने फेस के क्लोज ले आती है और घूंघट डाल लेती हैं. एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि कस्टम डिमांड्स मतलब कि कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो लोग मानते हैं, जिनकी वजह जिनमें मतलब जिनमें मानना ये होता है कि जो बहू है घर की, जो डॉटर इन लॉ है, उसे मेल एल्डर्स के आगे अपने फेस को कवर करके रखना होता है, घूंघट करके रखना होता है. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर. और इस केस में ये एल्डर कौन है? एक इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर. अब इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है वेरी पुअर. ठीक है, पोवर्टी होता है ना, गरीब, जैसे कि किसी की बहुत ज़्यादा गरीबी की हालत है तो उसको बोलते हैं पोवर्टी स्ट्रिकन फैमिली. तो पोवर्टी एक वर्ड है जो गरीब के लिए यूज़ किया जाता है. तो इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है वेरी पुअर. तो इस केस के अंदर जो ये एल्डर है, जो मुकेश के फादर है, वो कौन है? वो काफ़ी ज़्यादा गरीब इंसान है और वो एक बैंगल मेकर है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जो मुकेश के फादर है ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेबर किया है. मतलब उन्होंने काफ़ी काम किया है अपने टाइम पे जब वो ओल्ड नहीं थे. पहले उन्होंने एक टेलर का काम किया था, फिर उन्होंने एक बैंगल मेकर का काम किया है, लेकिन फिर भी वो अपना घर रेनोवेट नहीं करवा पाते हैं. ठीक है, रेनोवेट नहीं करवा पाते इन द सेंस, अब देखो अभी उनका घर रेनोवेट हो रहा है लेकिन अभी इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा. मतलब जैसे कि बताया था ऑथर ने कि घर थोड़ा सा बना हुआ है और थोड़ा सा कच्चा पक्का टाइप मकान है उनका जिसके अंदर वो रह रहे हैं और अभी उसमें काम चल रहा है. सो मे बी जो मुकेश का ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, वो काम करता हो तो उसने जो मतलब पैसे जो कमा रहा है उसके रेनोवेट हो रहा हो, लेकिन उसके फादर ने रेनोवेट नहीं कराया. ये वो बता रहे हैं कि उसके फादर ने अपनी अर्ली स्टेज में जब वो काम करते थे तब रेनोवेट घर नहीं करवाया था. और ना ही तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजा, लेकिन उन्होंने बस एक काम किया. वो क्या था कि उन्होंने अपने बच्चों को वो सिखाया जो वो जानते थे. और वो क्या जानते थे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. तो वो बैंगल मेकिंग का काम जानते थे, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को, मुकेश को और मुकेश के एल्डर ब्रदर को, बस यही सिखाया कि बैंगल कैसे बनाते हैं. सो दिस इज द विशियस साइकिल ऑफ बैंगल मेकिंग. मतलब एक ऐसी साइकिल जिससे निकलना बहुत मुश्किल है. इंसान बस इस लूप में फंसता जा रहा है क्योंकि मुकेश के फादर खुद एक बैंगल मेकर थे. अब उनके पास घर की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ना तो वो अपना घर रेनोवेट करवा पाए और ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए. और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जैसे अब देखो बेटा, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी तभी तो ऐसा हुआ कि ना तो वो अपना घर रेनोवेट करवा पाए और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए. तो उन्हें जो आता था उन्होंने अपने बच्चों को वही सिखाया ताकि उनके बच्चे आगे काम कुछ ना कुछ तो करें. और उन्हें क्या आता था? बैंगल मेकिंग का काम. अब बैंगल मेकिंग का मुकेश और मुकेश के भाई दोनों को उन्होंने सिखा दिया. अब दोनों बच्चे वही काम कर रहे हैं. अब दोनों बच्चे वो काम करेंगे तो अब वो अपने बच्चों को आगे नहीं स्कूल भेज पाएंगे. और अगर सेम सिचुएशन चलती रहेगी जैसे मुकेश के फादर के साथ हुई थी, सेम अगर होती है तो उस केस के अंदर तो ये इस लूप में फंसते रह जाएंगे. ये भी बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं और इनकी फ्यूचर जनरेशन्स भी वो काम करेगी. ऑल्दो मुकेश ड्रीम कर रहा है कि वो कुछ और काम, वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वो बैंगल मेकिंग का काम नहीं करेगा, बट स्टिल उसकी ड्रीम का रियलिटी में कन्वर्ट होना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. अब मुकेश की ग्रैंड मदर भी हैं. ग्रैंड मदर कौन होता है? दादी. ठीक है, तो मुकेश की ग्रैंड मदर भी है जो इनके साथ रहती है, बट इंचार्ज कौन है हाउस का? द डॉटर इन लॉ. क्योंकि ग्रैंड मदर इतना कुछ कैसे संभालेंगी? शी इज़ ओल्ड. तो डॉटर इन लॉ जो है वो मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ, शी इज़ द इंचार्ज ऑफ मतलब सारे घर की. ठीक है, तो ग्रैंड मदर जो मुकेश की है उनका मानना ये है इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी. मतलब कि ये हमारा जो बैंगल मेकर्स के घर में बच्चे पैदा होते हैं उनका करम है, उनकी डेस्टिनी है, उनकी किस्मत है कि उन्हें काम जो है वो बैंगल मेकिंग का ही करना है. हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स. अब होता क्या है बेटा, जब बैंगल्स जो बनते हैं वो ग्लास से बनते हैं और ग्लास की जो पॉलिशिंग होती है उससे काफ़ी ज़्यादा डस्ट रिलीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान ब्लाइंड भी हो जाता है. ठीक है, और अब यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जो मुकेश की जो खुद की ग्रैंड मदर थी, उनके जो हस्बैंड थे वो इसी वजह से, क्योंकि वो बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व थे, तो वो ब्लाइंड हो गए थे एक टाइम पे अपनी लाइफ के. ठीक है, तो अब वो, लेकिन उसके बाद भी वो ये मानती है कि हम तो बैंगल मेकिंग का काम ही करेंगे. मतलब देखा जाए तो ये कितनी, आप इमेजिन ही कर सकते हो, आपको फिर भी थोड़ा फील होगा दैट हाउ पेनफुल इट इज़ द सिचुएशन कि कोई इंसान है, भगवान ने उसे ब्लेस किया है उसकी आई साइट के साथ, एंड
देन वो एक ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं, और जो लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए कितना पेनफुल होता होगा, प्लस उनकी फैमिली जो है स्टिल दे बिलीव कि नहीं नहीं हम अपनी आगे की जनरेशन को भी बैंगल मेकिंग का काम करवाएंगे, क्योंकि हमारा तो कर्म है, हमारी तो डेस्टिनी है, हम तो नहीं छोड़ने वाले हमारा ये ट्रेडिशन। क्यों भाई, तुम कोई और काम क्यों नहीं करना शुरू कर रहे हो? क्यों सबके सब बैंगल मेकिंग के लूप में फंसे हुए हो? सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी कि हम लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, इन्हें इनकी सोच गलत है, इन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि हमारा तो ये कर्म है, हमारी तो ये किस्मत है, हमें काम करना है, हम इस काम के लिए पैदा हुए हैं, उनका ऐसा मानना है। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। अब वो कहती हैं कि ये एक तरह से ये जो बैंगल मेकिंग का काम है ना, ये एक गॉड गिवन लीनिएज है। गॉड गिवन लीनिएज का मतलब भगवान ने हमें ये बोला, मतलब भगवान एक तरह से चाहते हैं कि हम यही काम करें। गॉड गिवन लीनिएज को आप कह सकते हो एक ऐसा प्रोफेशन which is carried on through generations। ठीक है, एक फैमिली के अंदर जो है, जैसे ये वही बात हो गई कि अगर कोई डॉक्टर है तो फिर उसके बच्चे भी आगे डॉक्टर बनेंगे, फिर उनके बच्चे भी आगे डॉक्टर बनेंगे, वो कोई और प्रोफेशन परस्यू ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ डॉक्टर ही बनते रहेंगे। क्यों बनेंगे डॉक्टर? क्योंकि जी हमारी गॉड गिवन लीनिएज है, हमारी जनरेशन यही काम करती आ रही है। अब डॉक्टर तो चलो एक नोबल प्रोफेशन है, एक अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन अब ये कोई इतना अच्छा प्रोफेशन थोड़ी है, क्योंकि इसमें आपकी हेल्थ कितनी सैक्रिफाइस हो रही है, प्लस आपकी अर्निंग भी नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग अच्छे से पैसा कमा रहे होते, अगर बैंगल मेकिंग के काम से पैसा अच्छे से आ रहा होता, तो क्या मुकेश की फैमिली की ऐसी कंडीशन होती? क्या वो लोग इम्पोवरिश्ड होते? बिल्कुल भी नहीं, उनकी काफ़ी अच्छी कंडीशन होती, राइट। वो बच्चे अपने स्कूल भी भेज पाते मुकेश के फादर, पर इस काम में भी पैसा नहीं है, अर्निंग नहीं है। और ये सोचना कि ये गॉड गिवन लीनिएज है, ये भी गलत सोच है। किसकी? मुकेश की ग्रैंड मदर की और वहाँ के रहने वाले लोगों की। तो मुकेश की ग्रैंड मदर जो है वो ऑथर को बोलती हैं कि गॉड गिवन लीनिएज जो है ये क्या कभी भी तोड़ी जा सकती है? उनका ये मानना है कि भगवान ने हमें ये दिया है, क्या कभी तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता, उनका ऐसा मानना है। Born in the caste of bangle makers, they have nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। तो वो कहती हैं कि मतलब ये कहा है ऑथर ने कि अगर कोई बैंगल मेकर्स के घर में पैदा होता है, ठीक है, अगर वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में कोई पैदा हो जाता है, तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा सिवाय बैंगल के, सिवाय चूड़ियों के। घर के अंदर भी चूड़ियाँ दिखेगी, यार्ड के अंदर भी बैंगल्स दिखेंगे, हर किसी के घर में चले जाओ बैंगल ज़रूर देखने को मिलेंगे, किसी के भी यार्ड में चले जाओ बैंगल देखने को मिलेंगे। इवन हर स्ट्रीट की, फिरोज़ाबाद की हर स्ट्रीट के अंदर जो है बैंगल मेकर ज़रूर देखने को मिलेंगे, और बैंगल्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, अब यहाँ पे स्पाइरल्स ऑफ बैंगल क्या है? बैंगल्स गोल होते हैं ना, तो उसको उन्होंने स्पाइरल बोला है। तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, तो एक कलर बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग कलर्स के बैंगल्स बनते हैं। ठीक है, सनी गोल्ड कलर के, पैडी ग्रीन कलर, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन द माउंट्स ऑफ कैम्पटियान। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कलर्स के जो है बैंगल्स फिरोज़ाबाद के अंदर जो है लोग बनाते हैं। लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड रेडियो। तो माउंट्स का मतलब क्या होता है? हीप। हीप का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत ढेर होता है ना किसी चीज़ का, जैसे कचरे का ढेर हो गया तो हीप ऑफ गार्बेज, तो ऐसे ढेर को हीप बोला जाता है। तो वो बताते हैं अनकेम्प्ड का मतलब होता है नॉट टेकन केयर ऑफ। तो जो चूड़ियाँ हैं एक तरह से वो नॉट टेकन केयर ऑफ। तो अलग अलग कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो एक तरह से ढेर में पड़ी हुई होती है, क्योंकि चूड़ियाँ तो बहुत सारी बनती हैं, पर कुछ होती हैं जो ख़राब बन जाती हैं, जिनमें कोई फॉल्ट आ जाता है, जो टूट जाती है, जो अच्छी नहीं होती है, तो वो ऑलरेडी उसको पहले से ही साइड कर देते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट पुशिंग बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। तो होता क्या है कि ख़राब वाली को ये साइड कर देते हैं, साथ ही साथ जो अच्छी चूड़ियाँ होती हैं उनको भी बेचने के पर्पज़ से ये हीप बना के रेडी पे डाल के आगे शैंटी टाउन मतलब किसी भी टाउन में बेचने के लिए जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसिंग्स ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। तो होता क्या है कि यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे जो फ्लेम्स हैं, फर्नेसेस का मतलब क्या होता है? भट्टी। तो आग की जो फ्लेम होती है, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जो होते हैं, ठीक है,
बॉयज़ और गर्ल्स अपने फादर्स और मदर्स के साथ बैठ के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। मतलब कि जो ग्लास है, कलर्ड ग्लास मतलब पिंक ग्लासेस, ब्लू ग्लासेस जो है, उनको सर्कल की शेप देके बैंगल में कन्वर्ट करते हैं, कलरफुल बैंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें जो है वो डार्कनेस में इतनी ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है जितनी वो लाइट में बाहर एडजस्ट नहीं हो पाती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आइटसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि देखो आइस जो है वो डार्कनेस की तरफ एडजस्ट हो गई है, लेकिन लाइट भी तो कभी ना कभी फेस करेंगे ना वो, तो इसी वजह से क्या होता है, उनकी ऑफन जो है दे एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। क्योंकि बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया तो अडल्ट होने से पहले ही दे एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। सविता अ यंग वुमेन इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। तो सविता जो है वो एक यंग विमेन है, ठीक है, उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। वो एक एल्डरली वुमेन मतलब एक ओल्ड वुमेन के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। वो क्या कर रही है, पीसेज ऑफ ग्लास को सोल्जर कर रही है, अलग अलग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे बिल्कुल मशीन की तरह चल रहे हो, राइट। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helped make। तो होता क्या है कि ऑथर बोलती है कि मैं मतलब ये वंडर करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि क्या उसे पता है कि ये बैंगल्स जो वो बना रही है, जिस बैंगल मेकिंग में वो हेल्प कर रही है, उसकी सैंक्टिटी इसके बारे में उसको पता ही नहीं है। सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग सेक ऑफ बीइंग सेक्रेड। अब इसका क्या मतलब होता है बेटा, सेक्रेड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का एसोसिएशन किसी ट्रेडिशन के साथ, जैसे कि यूजुअली बैंगल्स का एसोसिएशन जो है वो सुहाग के साथ किया जाता है कि लाइक जैसे यूजुअली जो है, वैसे तो गर्ल्स बैंगल्स पहन सकती हैं, कभी भी पहन सकती हैं, बट रेगुलरली इट इज़ एक्सपेक्टेड व्हेन अ वुमेन इज़ मैरिड तो वो चूड़ियाँ पहनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर कहती है कि क्या उसे पता भी है कि ये जो बैंगल्स है ये क्या ऑस्पिशियसनेस कैरी करते हैं एक मैरिज के अंदर, जिसको बनाने में वो हेल्प कर रही है एल्डरली वुमेन की। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। तो अब यहाँ पे ऑथर खुद बताती हैं कि बैंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ट्रेडिशन है। तो वो बताती हैं कि एक इंडियन वुमेन जो है उसका सुहाग रिप्रेजेंट करते हैं उसके बैंगल्स। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज मतलब ऑस्पिशियसनेस मतलब एक तरह से पवित्रता कह सकते हो कि या फिर मैरिज के अंदर जो है उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, किसकी, बैंगल्स की। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड व्हील। तो अब उसे जो है ऑथर कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसका जो हेड है वो रेड वेल में कवर होगा, मतलब कि उसकी शादी का दिन होगा और उसने जो है वेल मतलब कि घूंघट किया हुआ होगा, ठीक है। और एकदम से क्या बोला, डॉन ऑन हर सडनली मतलब एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसे रियलाइज होगा क्या बैंगल्स जो है वो उसकी रिस्ट में जो है वो ये चीज़ सिंबलाइजेस करते हैं। क्या सिंबलाइज करता है, उसका सुहाग सिंबलाइज करता है। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना मतलब कि उसके जो हाथ है वो रेड कलर की हो रखी होंगी बिकॉज ऑफ हैना। हैना इज मतलब हैना मेहंदी होती है। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट और उसने अपने हाथों में जो है, अपनी कलाइयों में, अपनी रिस्ट में जो है रेड बैंगल्स पहने हुए होंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। उस दिन वो एक ब्राइड बनेगी, एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। बिल्कुल उसी ओल्ड वुमेन की तरह जिसके बगल में वो बैठी हुई है, और वो ओल्ड वुमेन भी एक टाइम पे, बहुत टाइम पहले ब्राइड बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। और वो जो ओल्ड वुमेन है उसने अभी भी बैंगल्स पहने हुए हैं। दिस शोज की कितने ऑस्पिशियसनेस कैरी करते हैं एक मैरिज के अंदर, एक मैरिड वुमेन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं बैंगल्स। बट नो लाइट इन हर हाइज। लेकिन उसने बैंगल्स पहने हुए हैं जो उसके सुहाग को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसकी मैरिज की ऑस्पिशियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक मैरिड वुमेन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो बैंगल्स उसने पहने हुए हैं। बट स्टिल वो बैंगल उसने बस पहने ही हुए हैं। शी इज़ नॉट हैप्पी क्योंकि उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए। शी इज़ जस्ट डूइंग हर वर्क बट शी इज़ नॉट हैप्पी विद इट, नॉट सेटिस्फाइड विद इट। वाई? एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसने कभी, वो ये कहती है, किसको, ऑथर को बताती है कि मैंने एक
वक्त सही से खाना भी नहीं खाया है। क्यों? क्योंकि उसने अपना मील कभी इंजॉय ही नहीं किया, वो काम में इतना इन्वॉल्व थी, पैसों के लिए इतना इन्वॉल्व थी, और कभी पैसा आया भी होगा तो ये इनके ऊपर इतने ज़्यादा लोन्स होते हैं जिसको ये रीपे करने के लिए होते हैं, फिर उन पर इंटरेस्ट लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो कहती है कि उसने एक वक्त ढंग से खाना भी नहीं खाया अपनी लाइफ में, एंड नाउ शी इज़ वेरी ओल्ड। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। उसने ये सब बोला और उसको कोई खुशी नहीं थी इस बात की। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर लाइफ टाइम। वो कहती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी खाना ढंग से अपने मील को इंजॉय करके नहीं खाया है। दैट्स वाई शी हैज़ रीप्ड her husband, an old man with flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for a family to live in. तो यहाँ पे वो जो women है ये उसकी स्टोरी बता रही होते हैं कि ठीक है कि वो जो women है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, और उसका क्योंकि वो बैंगल मेकिंग की साइकिल में फंसे हुए हैं, बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पूरी नहीं हो पा रही है, प्लस उनकी हेल्थ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उसका हस्बैंड जो कि एक ओल्ड मैन है, उसकी फ्लोइंग बियर्ड है, मतलब उसकी बियर्ड काफ़ी बड़ी है। वो कहता है कि मुझे बैंगल बनाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने अपने पूरे जीवन में बस ये किया है कि मैंने एक घर बना के दे दिया अपनी फैमिली को जिसमें वो रह सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ के मैन की भी कैसी मेंटालिटी है, वो भी मतलब साइकिल में ऐसे फंसे हुए होते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। जैसे ये मैन जो है, इसने कहा कि मैंने सिर्फ एक घर बनाया है, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और मुझे सिर्फ बैंगल बनाना आता है। सिमिलरली जो फादर थे मुकेश के, वो भी ये कहते हैं, वो उनका भी यही था कि उन्हें कुछ काम नहीं आता था सिवाय बैंगल मेकिंग के, और उन्होंने अपने बेटे को भी वही सिखाया, प्लस वो घर भी नहीं बना पाए और ना अपने बेटों को स्कूल भेज पाए बिकॉज ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ बैंगल मेकिंग जिसके अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब यहाँ पे ना ऑथर कहती हैं कि मैंने इतने लोगों की कहानी सुनी है और मुझे ऐसा लगता है कि इसने वो अचीव किया है जो काफ़ियों ने अचीव नहीं किया। जैसे मुकेश के फादर ने भी खुद का हाउस नहीं बनवा पाए थे, रिकन्स्ट्रक्ट जो उनका हाउस हो रहा है वो भी शायद उनके बेटे अब करवा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे तो कि मैं ये सोचती हूँ कि इसने फिर भी अपनी लाइफ में ये तो अचीव किया कि इसके सर पे इसकी खुद के छत है जो इसके नाम पर है, जो इसका खुद का घर है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो एक तरह से ये उनकी क्राई है, एक तरह से वो रोते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो कोई और काम कर सके, और उनके पास बस ये ऑप्शन है कि वो सिर्फ अपना बैंगल मेकिंग का बिजनेस ही कैरी ऑन कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, नॉट इवन इनफ टू ईट। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो पेट भर के खाना खा भी सके। रिंग्स इन एवरी होम, the young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in फिरोज़ाबाद। तो मतलब एक तरह से ये लोग इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि कैसे वहाँ के लोग सफ़र करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो होता क्या है कि फिरोज़ाबाद के अंदर क्या होता है, बैंगल मेकिंग के काम से बच्चे इतने बचपन से ही इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके माइंड में कुछ अलग करने की अगर आती भी है तो उनका ये जो इनिशिएटिव है, उनकी ये जो ड्रीम है, सपने देखने की भी ये जो एबिलिटी होती है ना कि आप ड्रीम कर सको किसी चीज़ को, उनकी वो हिम्मत, उनकी एबिलिटी वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि उनको बचपन से ही इस काम के अंदर लगा दिया जाता है। यहाँ दिखाया जा रहा है कैसे ये बच्चे जो हैं ये बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। When why not organize yourself into a cooperative? I ask। तो वो कहती हैं एक इंसान से जो है ऑथर पूछती है कि तुम लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बन जाते, मतलब कि इकट्ठे होकर ग्रुप में क्यों नहीं काम करते। I ask a group of young men who have fallen into a vicious cycle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तब होता है क्या है बेटा, जैसे ना फार्मिंग के अंदर ये चीज़ होती है, ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे बैंगल मेकिंग के लिए भी हो रही है। फार्मर्स के केस में क्या होता है ना, जो स्मॉल लैंड ओनर्स होते हैं या फिर जो लैंड ओनर्स नहीं होते हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती बट दे आर फार्मर्स, तो वो क्या करते हैं, वो रेंट पे ज़मीन लेते हैं, तो उस पर वो खेती करते हैं और फिर उन्हें क्या करना होता है, उस खेती वो जो ज़मीन है ना उस ज़मीन का रेंट पे करना होता है किसको, ज़मींदार को, जिससे ज़मीन उन्होंने रेंट पे ली होती है। अब कभी कभार क्या होता है ना कि उनकी फसल या तो अच्छे दाम में बिकती नहीं है, या फसल अगर ख़राब हो जाती है, किसी कीड़े लग जाता है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है बारिश की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, तो रेंट जो है वो तभी पे करना पड़ता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है ना कि वो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं और रेंट पे कर देते हैं। और मतलब होता क्या है कि बेसिकली उन्हें रेंट पे करना है
और उनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन पे उतनी उपजाऊ नहीं है, या फिर इतनी ज़्यादा खेती नहीं हो पाई है कि वो रेंट पे करने के साथ साथ अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएँ। तो थोड़े से पैसे जो हैं उनके रह जाते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं। अब वो लोन किससे लेते हैं, वो मिडल मैन से लोन लेते हैं। मिडल मैन से लोन लेते हैं मतलब कि जो बीच के आदमी होते हैं, इन द सेंस जैसे कोई लैंडलॉर्ड हो गया जिसके पास ज़मीन है, वो क्या करते हैं, वो कहेंगे जी 2% इंटरेस्ट पे, 3% इंटरेस्ट पे, 4% इंटरेस्ट पे हम आपको पैसे दे देंगे और आप हमें इतने टाइम पे वापस कर देना। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्हें लगता है बैंक्स वगैरह, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो ये बैंक्स वगैरह में नहीं जाते हैं, तो ये मिडिल मैन से लोन ले लेते हैं और वो लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं और ये इस साइकिल में फंस जाते हैं। तो वो यही बताते हैं कि कैसे लोन की साइकिल के अंदर, एक तरह से कर्जे की साइकिल के अंदर, एक विशियस साइकिल के अंदर जो है एक आदमी जो है वो फंसा हुआ है। वो कहता है कि एक मिडिल मैन था, उसने क्या किया, मेरे फादर और 4 फादर्स को ट्रैप कर दिया इस साइकिल के अंदर, और ये साइकिल आज तक चल रही है क्योंकि वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि आप कर्जा पूरा करने के बाद भी नहीं कर पाते हो। अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल उनसे 100 रुपये लिए हैं, तो अब वो कहेंगे जी हम तो आप पे इतना % इंटरेस्ट लगाएंगे, आपको हमें 150 रुपये देने हैं। अब तुम्हारे पास, तुमने उनको 100 रुपये तो वापस कर दिए, पर वो 50 रुपये वापस नहीं किए, फिर उस 50 रुपये पे वो और इंटरेस्ट लगाएंगे, तो वो 50 रुपये धीरे धीरे होते होते 100 रुपये बन जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है, ये इस साइकिल के अंदर फंस जाते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। तो वो कहते हैं कि अगर हम कोऑपरेटिव बन भी जाते हैं ना, तो हमें होल्ड अप बाय द पुलिस का मतलब होता है ड्रैग। पुलिस जो है वो हमें ड्रैग करके ले जाएगी, मतलब हमें पकड़ लेगी, बीटन अप एंड ड्रैग टू जेल, जेल ले जाएगी, हमें मारेगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दे से। तो उनको ये भी नहीं पता कि कोऑपरेटिव जो है वो मतलब आप कर बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पुलिस जो है वो जेल ले जाएगी या कुछ हो जाएगा। इसका मतलब ये दर्शाता है ये कि यहाँ पे बिल्कुल भी लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि उनके पास क्या राइट है, वो कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, मतलब वो कुछ भी सोचते हैं। ये यहाँ पे शो होता है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, इनका कोई भी लीडर नहीं है। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी ना इनको मदद नहीं करना चाहता कि ये दुनिया को अलग तरीके से देखें। अब देखा जाए तो कोऑपरेटिव्स बनाना कुछ गलत नहीं है। अगर आप ग्रुप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पुलिस आपको जेल वेल में नहीं लेके जाएगी, ना पुलिस आपको मारेगी, लेकिन स्टिल उन लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, और कोई उनके अंदर लीडर बन के रिस्क नहीं लेना चाहता है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और वो लोग थक गए हैं, मतलब वो बस इस काम के अंदर इन्वॉल्व है, वो इससे हटकर कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि वो इस विशेष साइकिल में फंस गए हैं और वो इससे अलग नहीं कुछ सोच पाते, वो थक गए एक तरह से। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो होता क्या है, वो क्या करते हैं, उनकी जब इन लोगों की जब भी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है ये गरीबी की बात करते हैं, गरीबी से ये एपैथी पे आ जाते हैं। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ कंसर्न, एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ कंसर्न, ठीक है। उसके बाद से इनका टॉपिक जो है वो ग्रीड पर आ जाता है, और ग्रीड का मतलब होता है लालच, और फिर इनजस्टिस पे कि कैसे इन लोगों के साथ इनजस्टिस होती है, और बस इनकी जो है कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। इससे आगे ये लोग सोच ही नहीं पाते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। तो वो कहती है इन लोगों को देख के मैंने 2 दुनिया देखी। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो मैंने ये देखा कि कैसे एक फैमिली जो है वो गरीबी के जाल में फंसती है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, जिस कास्ट में वो पैदा हो गए हैं उसका स्टिग्मा भी उन पर एक तरह से बर्डन की तरह होता है। कि जैसे इन लोगों का मानना है कि अगर बैंगल मेकिंग का काम हो रहा है तो बैंगल मेकिंग का काम ही जो है सारी जनरेशन को करना चाहिए। दी अदर इज द विशियस साइकिल्स ऑफ साहूकार। तो पहला तो ये कि ये गरीब हैं, ठीक है, और ये कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमारी आगे वाली जनरेशन भी ये काम करेगी। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि साहूकार्स, साहूकार्स मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बड़े जैसे साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, इन सब की साइकिल में ये फंस जाते हैं। इन लोगों की छोटे छोटे वादों में आ जाते हैं पॉलिटिशियंस के, उनको वोट दे देते हैं, और वो लोग वादा करते हैं कि इनका भला करेंगे पर इनका भला नहीं करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और होता क्या है, इन लोगों पे इतना बोझ होता है काम करने का, लोन्स को चुकाने का, कि ये क्या करते हैं अपने बच्चों को भी काम में इन्वॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों का चाइल्डहुड भी डिस्ट्रॉय होता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर। और उस बच्चे को पता चले कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हालात को बदलने के लिए उसे कोई और स्टेप लेना चाहिए, उससे पहले ही बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था नेचुरली। क्योंकि बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिला, उसने बैंगल मेकिंग का काम देखा, उसने वही किया।
ओके, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और इन लोगों का मानना ये है कि अगर कुछ और किया जाता है एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग, तो ये एक तरह से आप डेयरिंग हो जाएगा। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और उन लोगों की ग्रोइंग अप में डेयरिंग जैसी चीज़ उनको सिखाई ही नहीं जाती है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि जो मुकेश है उसका सपना है कि वो बने मोटर मैकेनिक और वो इन लोगों से अलग सोच रहा है, तो ये सोच के जो है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। और फिर वो अपने जब ऑथर से बात करते हैं तो वो उन्हें बताता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। तो वो एक किसी गैराज जाएगा और वहाँ पे सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। तो ये कौन बताती है? ऑथर बताती है उसे। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। तो वो कहता है ऑथर को कि नहीं, मैं चल के चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज। तो अब क्या है कि अब उसने कार तो देखी हुई है लोगों को चलाते हुए, तो उसे लगता है कि यार ये तो मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन जब ऑथर ने उससे पूछा कि क्या तुम प्लेन चलाने का सोचते हो, प्लेन उड़ाऊंगा मैं, तो उसने जो है मना कर दिया। ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो नीचे जो है ज़मीन की तरफ देखते हुए ये बात बोलता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट। तो उसने जो धीरे से ये बात बोली थी अपने मुंह के अंदर, उसमें वो एक तरह से एम्बेरसमेंट छुपी हुई थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। पर वो एम्बेरसमेंट एक रिग्रेट नहीं था, बट वो एम्बेरस था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही इज़ हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो इसी चीज़ से सेटिस्फाई है कि वो एक गाड़ी चलाने का, एक कार ड्राइव करने का, एक मोटर मैकेनिक बनने का सोच रहा है। ही सेटिस्फाई इन हिज, क्योंकि वो कार जो उसने अपने टाउन में देखी हुई है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और फिर बताती हैं ऑथर की सिर्फ कुछ ही एरोप्लेन्स हैं जो कि फिरोजाबाद के ऊपर से फ्लाई करते हुए जाते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग। और इसकी सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट किया है। सेकंड स्टोरी जो कि मुकेश की है, दैट ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और कैसे इन लोगों के जो हालात है फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों के, इन लोगों का जो मानना है कि ये तो भाई गॉड गिवन लीनियज है। गॉड गिवन लीनियज याद कर लो बेटा, यहाँ से सवाल आता है। विशेष साइकिल से भी सवाल आ सकता है कि मिडल मैन और साहूकार जो है वो ट्रैप होके ये लोग रखे हुए, और इन लोगों को लगता है कि अगर ये जो है कोऑपरेटिव्स बनाते हैं तो वो कुछ इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी वजह से वो लोग एम भी नहीं कर पाते हाई। और बिफोर वो बच्चा कुछ सोचे कि वो कुछ अलग करेगा, उससे पहले उसे बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो वो कुछ अलग भी नहीं कर पाता, ना ही वो करने की सोच पाता है, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली एज से, जब तक उसका माइंड डेवलप हो, बच्चे को उस काम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। और यहाँ से तो क्वेश्चन जो है आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो जो डिंजी सेल्स वाला पार्ट है, दैट हाउ दे लॉस्ट द आई साइट वाला पॉइंट, कि उनकी हेल्थ पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चों की बैंगल मेकिंग का काम। ठीक है, पर उनके पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं। तो मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बैड। मतलब यू मस्ट फील इट ऑल्सो कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप ना पेरेंट्स को गलत बोल सकते हो, ना बच्चों को गलत बोल सकते हो। हालात ऐसे होते हैं, यू भी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ओके, so with this we have completed the chapter that is Lost Spring. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye.